सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को सभी सखी सहेलियों को जी। रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। भाई ऐसा है ना कि सब लग रहा है होली के मूड में है, नेहा तो खास तौर से बिल्कुल होली के मूड में है, इसलिए तो आज होली के पकवान भी बताने वाले। देखिए एक आध दिन बाकी रहते तो ऐसे पकवान बनने लगते हैं। होली के पकवान क्या मतलब रंगीन होंगे क्या? हाँ हो सकते हैं, रंगीन ना हो, थोड़े अलग से होते हैं, ऐसा हमें लगता है। ऐसा लगता है इनके लगने पर पता नहीं कहाँ से दुनिया चलती है, हमें समझ नहीं आता। चलो खैर, लेकिन आज हम सखी विशेष में कुछ खास बात करेंगे। जी, गगनदीप कांग की बात आज हम करेंगे, जिन्हें वैक्सीन गॉड मदर कहा जाता है। और आज भी याद है वो होली। ये हमारी सखियां और हमारे दोस्त बताएंगे कि भाई वो कौन सी होली है खास जो आपको याद है। तो जरा सा अपनी यादें ताजा कर लीजिए और हमारे संग साझा भी कर लीजिए। बिल्कुल, तो कुछ होली से तो जुड़ी बहुत सारी यादें रहती है सबकी ना। सही बात है। और रंगमंच दिवस की इन लोगों ने बधाई दी है, तो भाई रंगमंच दिवस के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे, लेकिन विस्तार से जानकारी कल भी देंगे। और इसके साथ साथ एक बात और है कि आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी है, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे हम लोग, है ना जी। और भी कुछ बताने वाली हो नेहा? जी, हम गर्मियों की ठंडक के बारे में बताएंगे कि गर्मियों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ठंडक दे सकती हैं। ऐसा? ओहो। होली का विचार भी ठंडक देता है वैसे तो हम लोगों को, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो भाई ये तो राज की बात है, चलिए हम भी इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल गगनदीप कांग की बात हम करते हैं, वैक्सीन गॉड मदर की। जी। 3 नवंबर 1960 को शिमला में आपका जन्म हुआ और एक क्या कहना चाहिए, वायरोलॉजिस्ट हैं ये। जी। एक वायरोलॉजिस्ट वायरस पर अध्ययन करता है और विभिन्न पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया और बचपन से ही इनकी इस क्षेत्र में रुचि दिखने लगी थी। अब बड़े आश्चर्य की बात है, देखो जरा सा, कि ये विषय हमने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। और गगनदीप कांग केवल 12 साल की थी जब उन्होंने अपनी पिता की सहायता से घर में एक लैब बना ली और वहां अलग अलग तरह के प्रयोग करने लगी। जी, उनके पिता मैकेनिकल इंजीनियर थे और भारतीय रेलवे में कार्यरत थे। इसके कारण उनके तबादले होते थे और गगनदीप कांग ने अपनी स्कूली शिक्षा 10 अलग-अलग स्कूलों से पूर्ण की है। वहीं बाद में उन्होंने 1947 में एमबीबीएस 1987 में एमबीबीएस सूक्ष्म जैविकी या कीटाणु विज्ञान में उन्होंने एमडी की उपाधि प्राप्त की। बाद में साल 1998 में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और बाद में रिसर्च के कार्यों में वो लग गई। वाह। गगनदीप कांग ने डायरिया रोग और जन सामान्य के स्वास्थ्य पर कार्य किया। रोटा वायरस महामारी पर भी किया गया उनका शोध एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। बाद में उन्होंने कई महामारी के लिए वैक्सीन के निर्माण में भी काफी योगदान दिया और रोटा वायरस पर किए गए उनके गहन शोध से देश में इस बीमारी की गंभीरता, वायरस की आनुवांशिकता, विविधता और उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए होती है उन सब के बारे में और संक्रमण रोकथाम और टीकों में बेहतरी लाने के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। बिल्कुल। और गगनदीप कांग का नाम देश में बच्चों के अलग-अलग उम्र में होने वाले विभिन्न संक्रमण के शोध और उनकी रोकथाम के लिए अलग-अलग अनुसंधान उन्होंने किया गया है, इसके लिए उनका नाम जाना जाता है। रोटा वायरस और अन्य संक्रामक रोगों के प्राकृतिक इतिहास को समझने में उन्होंने जो योगदान दिया, इसके लिए 2016 में उन्हें प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। भाई क्यों नहीं मिलेगा बताओ जरा नेहा। 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे और कई अन्य संस्थाओं के लिए भी अनुसंधात्मक लेख लिखे उन्होंने। और यही नहीं, वो महिला मतलब भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं पहली जिन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी में फेलो चुना गया। और कई पुरस्कारों से सम्मानित गगनदीप कांग ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत रही। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के टीकाकरण सलाहकार समूह की भी अध्यक्ष रही। वैक्सीन के क्षेत्र में उनके कार्य को देखते हुए ही उन्हें वैक्सीन गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता है। फिर तो कोरोना महामारी के दौरान तो उनका योगदान भी है ही, है ना? तो इस दौरान भी इस वायरस पर रिसर्च टीम का हिस्सा रही और वैक्सीन बनने के दौरान भी आप योगदान देती रही। अन्य लेखकों के साथ मिलकर इस संदर्भ में उन्होंने कुछ किताब भी लिखी है। पिछले महीने उन्होंने अपने पद को छोड़कर अपना जीवन में एक नई शुरुआत का निर्णय लिया है। वैक्सीन गॉड मदर गगनदीप को
भाई हम तो नमन करते हैं। बिल्कुल। बचपन में पहुंच गए और बस कुछ होली की कुछ शरारतें याद आ ही गई है ना। बिल्कुल। होली की सबसे अच्छी याद जो हमारी है वो ये है कि जब होली जलती है तो सबके सब नीचे जाते हैं, फिर सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, वापस आते समय एक दूसरे को रंग लगाते हैं, थोड़ा बहुत तो लगाते हैं रात में, गुलाल वगैरह। जी जी जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि होली के दौरान हम नीचे गए और हमने सारी बहुत दिन हो चुके थे हमें उस सोसाइटी में रहते हुए। अच्छा। फिर हम नीचे गए और हमने वो होली जलने के बाद जब देखा तो सब आजू बाजू में एक दूसरे को सब रंग लगा रहे हैं। अच्छा। और हम बिल्कुल ऐसे सूखे के सूखे लौटाए, किसी ने हमें रंग नहीं लगाया। तो हमें खुद पे शक हो गया कि भाई कहीं हमें जरूरत से ज्यादा सीरियस तो नहीं दिखते हैं कि लोगों ने सोचा ही नहीं तो रंग नहीं लगाते हैं। डर गए? हाँ डर गए या तो इस तरह से हम बेचारे ऐसे आ गए। फिर हमने सोचा अगली बार बेचारा जोड़ लिया। जी जी बेचारा ही हो जाता है, ऐसा मन में ऐसा लगता है ना कि सब रंगीन है और आप ऐसे सफेद चले आ रहे हैं। वैसे वो गर्व की बात भी हो सकती है कि आप बिना रंग लगाए आ रहे हैं, तो देखिए किसी की हिम्मत नहीं हुई हम पे रंग लगाने की। वो उस टाइप का नहीं रहने दो, वो नहीं बोलेंगे। हाँ लेकिन भाई हमारा तो बचपन में ऐसा होता था कि हमारे एक चाचा जी तो वो कुछ हम लोगों को कुछ श्लोक कुछ स्तोत्र इस तरीके की चीजें बहुत याद कराते थे जी। तो वो पहले ही पुड़िया बना के सारे रंग रख देते थे और सबसे पहले जो याद करेगा उसको इतना रंग मिलेगा, या उसको तब तो गुब्बारों पर बैन नहीं था, इतने गुब्बारे का एक पैकेट मिलेगा। अब हम लोग जुट जाते थे, रट रहे हैं रट्टा मार रहे हैं, गीता का अध्याय या कुछ श्लोक कुछ अच्छी चीजें याद दिलाते थे। लेकिन उस समय हमारा लक्ष्य जो होता था वो अध्याय श्लोक कुछ नहीं, सिर्फ रंग होता था। और उसके बाद हमारे एक भैया, हम लोग छोटे थे तो वो पूरा लाभ उठाते थे
अपना सब पुड़िया उड़िया में रात में कहते थे बैठ जाओ सब लोग रात भर, और वो रंग गुब्बारों में डलवाते थे, और सुबह वो कब पानी भर के कब शुरू कर देते थे कुछ नहीं पता चलता था, और हम लोग बेवकूफ बन जाते थे, आधा गायब हो चुका होता था। सारे श्लोक आप लोगों के पास बचे रह जाते, रंग चले जाते थे। तो कुछ ऐसी यादें हम लोगों की हैं, अभी बहुत सारी और भी हैं, लेकिन हमें लगता है हमारी सखियां और हमारे दोस्त भी लिखकर भेजेंगे जरूर कि किस तरीके की आपकी यादें हैं, कैसे आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था, या कुछ ऐसे गाजर लटकाई जाती थी कि भाई ये करोगे तो ये मिलेगा। तो ऐसा कई कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की जो चीजें होती रहती हैं इस दौरान, जैसे कि अभी हमारे सभी श्रोता हमें रंगमंच दिवस की बधाई दे रहे हैं, जो कि कल है, क्योंकि सखी सहेली शुक्रवार तक आ गए, तो हमने एक लालच थी ना, जी लालच था, तो हमने इधर ले लिया। और हमारे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने फिल्मों का भी नाम लिख दिया कि कसौटी में किस तरह से रंगमंच दिखाया गया है, और बातें तो हैं क्योंकि, लेकिन हमें लगता है कि कुछ खास जो रंगमंच दिवस के लिए है कि हमारे देश में बहुत यूं कह सकते हैं कि ये संस्कृति बहुत पुरानी है। यूं कह सकते हैं कि जैसे कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब जो दिखाई जाती थी, ये भी नाटक का ही एक स्वरूप, बाद में गली मोहल्लों में होने लगा नाटक, और फिर धीरे धीरे मंच तक आया। तो अभी भी बहुत सारी जगहों पर कृष्ण लीला, राम लीला ये सब होती हैं जी, और इसमें कुछ कुछ खास हैं जो विश्व विख्यात है ना। बिल्कुल, एक ऐसा ही है जो कि विश्व का सबसे बड़ा कह सकते हैं ओपन थिएटर माना जाता है, ओपन एयर थिएटर जी। वो होती है धनु यात्रा, जो कि उड़ीसा के बरगढ़ में होती है। हाँ। और इसमें पूरा गांव इसमें भाग लेता है, तो कह सकते हैं कि पूरे गांव के जो लोग हैं वो सभी इसके नायक हैं या पात्र हैं जी। पात्र हैं सारे, क्योंकि वो सब प्रजा बन जाते हैं। जो इसमें जो मुख्य शहर जो है कह सकते हैं, तो वो उस शहर के जो लोग होते हैं वो हो जाते हैं मथुरा निवासी, और वहाँ कंस का राज होता है। अच्छा। तो कंस की सवारी निकलती है रोजाना, और वो चाहे तो किसी से कुछ भी शुल्क ले सकते हैं या कुछ भी चीजें मांग कर सकते हैं, क्योंकि वो राजा हैं। और वो किस तरह के राजा थे हमारे पौराणिक कथाओं में जिस तरह से कहा गया है, तो वो कई बार इस तरह से सारी चीजें करते हैं। और जो दूसरा एक उससे थोड़ा लगा हुआ एक गांव है, हाँ? और उस गांव के को कहा जाता है कि कृष्ण वहां रहते हैं, गोप गांव ये कहते हैं उसको। जी, जी। और वहां जीरा नदी है जिसे यमुना मान लिया जाता है, और एक छोटा सा एक तालाब सा होता है, और उसमें कृष्ण सारी लीलाएं करते हैं। तो अलग अलग दिन निर्धारित होता है कि किस दिन कृष्ण कालियामर्दन करेंगे, या ऐसा बच्चों के साथ गेम खेलेंगे अपने मित्रों के साथ, तो ये के पेड़ पर चढ़कर। जी जी। तो ये सारी चीजें, इन सब का वक्त एक निर्धारित होता है। उस वक्त सारे गांव के लोग जाकर उसका आनंद ले सकते हैं, वहां तालाब के किनारे बैठकर देख सकते हैं। और एक मुख्य जो इनका राज जो लगता है कंस का, वो गांव में एक मार्केट है, सब्जी मार्केट, उसके बीच में एक मंच सजता है, और उस मंच के बीच में वो बैठकर सारे सब्जी वालों से वो जो मर्जी होती है वो सारी चीजें करवाते हैं। भाई राजा है जी, तो वो पूरा राजा का ठाट बाट वो लेते हैं, और इस तरह से बैठकर वो सारी चीजें करते हैं। और ये एक कहानी जो है कृष्ण कंस के दौरान, इसमें कि कृष्ण ने अपने दोनों भांजों को उन्होंने बुलाया था, कंस कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया था। हाँ। तो उसमें उन्होंने धनु यात्रा एक धनु यात्रा हुआ करती थी, उसके लिए उन्होंने उन्हें बुलाया था ताकि वो यहाँ आए, उसका नाम धनु यात्रा पड़ गया। तो उसलिए फिर बाद में कृष्ण और बलराम भी आते हैं, तो वो जो वियोग था लोगों का कि किस तरह से जा रहे हैं छोड़कर हमें, ग्वाल बालों का जी, तो वो सारी चीजें उसमें सब दिखाया जाती है। और वो नाव में बैठकर इधर आ जाते हैं इस तरफ, और उसके बाद मथुरा में कंस के साथ मिलते हैं। फिर कंस वध तक ये जाता है पूरा काम, और उसके बाद ये पूरी कथा और पूरी बहुत लंबी चलती है ये। और इसका जो पूरा कह सकते हैं कि जो ये मंच है वो 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है कह सकते हैं, क्योंकि पूरे लोग इसमें शामिल होते हैं। हाँ जी। और इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर अभी भी ऐसी ही पौराणिक कथा को लेकर प्राचीन समय में जैसी होती थी लीला वैसी अभी भी होती है। ऐसे ही वाराणसी के पास रामनगर एक स्थान है, यूं कहें कि वाराणसी के अंदर ही है, वहां पर भी ऐसे कई किलोमीटर में है ये। जैसे केवट संवाद है, अगर केवट नाव पर जाना है तो एक तालाब है, उसमें बाकायदा राम लक्ष्मण जी और बैठते हैं सीता जी, और वो केवट उस पार उनको ले जाकर उतारता है, यानी घूम घूम कर होती है ये लीला। तो उसमें एक जो बड़ी खास बात है कि इसमें कोई भी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि प्रकाश जो है वो पुराने पेट्रोमैक्स या जो कीर्तन करने वाले लोग होते हैं वो संवाद बोलते हैं, वो अलाव जलाकर या पुआल जलाकर वैसे
पढ़ते हैं उसको, और या तो वैसे तो उनको याद है जी। और आमतौर पर न माइक्रोफोन वहां पर होता है, यानी बिजली का कोई उपकरण नहीं होता है। बिजली नहीं होती है तो रोशनी भी कुछ खास जब अवसर होते हैं, या तो रावण वध हो, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो, या सीता जी का स्वयंवर हो, तो वो पटाखों वाली जो महताबी आदि होती है वो जलाकर रोशनी की जाती है। तो कुछ इस तरीके का दृश्य होता है, और इतना सुई पटक सन्नाटा होता है जब वो संवाद बोलते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक लोग उसको देख रहे होते हैं। तो उसमें आप अगर एक मूंगफली भी अगर आप उसका फोड़ते हैं तो उसकी आवाज हो जाती है, तो उसमें लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो बड़ा मनोरम दृश्य होता है। जैसे अगर अशोक वाटिका में सीता जी को दिखाना है तो अशोक के वृक्ष के नीचे ही बैठाई जाती हैं सीता जी, तो वो भी ऐसे ही घूम घूम कर लीला होती है। तो ये भी एक इतना बड़े मंच पर इस तरह से करना आयोजन, और उसको ऐसे ही अपने ऐतिहासिक स्वरूप में उसको रखना, प्राचीन स्वरूप को बना कर रखना, अपने आप में बहुत विलक्षण कार्य है। और लोगों को पता भी चलना चाहिए कि कैसे लोग करते हैं। और इसमें एक मजेदार बात और है नेहा, कि वहां जो लोग लीला देखने जाते हैं, जाहिर है कि कोई एक स्थान पर नहीं होती है, तो बैठने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होती है। आप अपना आसन या पटरा या पीढ़ा, जो भी आप बोले उसको, वो लेकर लोग चलते हैं। चौकी, कुर्सी, आजकल फोल्डिंग कुर्सियां हैं, वो लेकर लोग चलते हैं और दौड़ते हैं जैसे जैसे आपके पात्र आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं। तो उन्हें, जो लोग निश्चित जाते रहते हैं हर वर्ष, उन्हें पता होता है। ये अनंत चतुर्दशी से लेकर आगे दशहरे तक ये लीला चलती है। तो बहुत आनंददायक है ये चीजें। हमारा ये कह सकते हैं नेहा कि इन सब बातों से ये लगता है कि हमारा देश हर चीज में बहुत समृद्ध रहा है हमेशा से, है ना जी। हमरे गाँव
तो आज होली की बातें तो हम कर रहे हैं यूं तो, लेकिन हमें इंतजार रहता है कि कोई गाँव में आएगा, क्योंकि हमारी लिख कर भेज रहे हैं कि पहले साल की पहली होली। होली के दूसरे दिन ससुराल पहुंचे। पहली होली खेलना भी था, लेकिन ससुराल में रंग नहीं था। ये तो बड़ा अजीब था भाई, दामाद पहली बार आया और रंग ना हो, मतलब ये तो कहाँ बह रहा है ऐसे ससुराल, ढूंढना पड़ेगा। जी। अब क्या करें, ऐसे अलमारी में स्याही की दवात काले रंग की मिल गई। हमने बहाने से साली को बुलाया और ब्लैक स्याही से उनका मुंह रंग दिया। ये है हमारी सुनहरी यादें। ये सुनहरी यादें नहीं हो सकती हैं, इनके लिए हो सकती हैं। पर जो रंग हो सकता है साली खुश हो गई हो भाई जी, हम तो मान लेते हैं कि खुश हो गई होंगी। चलिए, फिर भी आपने बाद में जरूर कहा होगा बुरा न मानो होली है ना? ये सबसे अच्छा एक मंत्र है जिसको मंत्र मुग्ध कर देता है। सब चाहते हैं कि ये साल भर चले, 365 दिन चले, और चलता एक ही दिन है ये। वैसे ही हमारे एक सहेली लिख रही है कि मैं कभी होली नहीं खेलती थी, छोटी थी 11 या 12 साल की, तब मेरी सहेली ने गुलाल गीला करके मेरे चेहरे पर लगा दिया। मैं बहुत रोने लगे और मिट्टी में लोटपोट हो गई, और मेरी सहेली ने मुझसे इतनी माफी मांगी, मगर मैंने रोना बंद नहीं किया। आज भी मुझे वो दिन याद आता है कि क्योंकि उसके बाद मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खेली होली। बोलती हैं, बताइए। सहेली ने लगाई तो ऐसे, पर मिट्टी में लोटपोट हुई तो डबल कलर लग गया, हो गया मेहंदी, डबल हो गई होली। हाँ, मिट्टी वाला, अच्छी वाली हो गई। उससे वो भी हो गया होगा, पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है ना, मड थेरेपी भी आ जाती है। वो होली में बहुत सारे ट्रीटमेंट हो जाते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि लाल आपका परमानेंट कुछ दिनों के लिए चेहरा लाल हो जाता है या हरा हो जाता है, तो ऐसे नए नए कलर में भी बदल सकते हैं। आपको अपना स्वरूप समझ में आता है कि अगली बार आपको अपना चेहरा किस रंग में रंगवाना है। ऐसा हरा अच्छा नहीं लग रहा है लाल में आपकी बात। ऐसे ही हमारी सहेली लिखकर भेजी है, एक बार होली बोर्ड एग्जाम के बीच में आई थी और तब मैं 12 स्टैंडर्ड में थी। सो स्कूल फ्रेंड्स के साथ लास्ट होली हम सब नहीं खेल पाए। ये देखकर मेरे मॉम डैड ने हमारे लास्ट पेपर के दिन हम सब लोगों के लिए होली सेलिब्रेशन प्लान किया, और हम सब स्कूल फ्रेंड्स ने लास्ट टाइम साथ में आफ्टर होली खेली। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने होली खत्म होने के बाद होली मना ली। हाँ, तो इनको वाला सूत्र बुरा न मानो होली है एक दिन और इस्तेमाल करने पे गया। इसमें नेहा थोड़ा सा ईर्ष्यालु हो रही हैं कि इनको कैसे एक दिन और मिल गया। कोई बात नहीं, मिलता है बेटा। जी जी जी। और एक होली होती है अक्सर जब होली की छुट्टियां लगने वाली रहती हैं, जैसे कि आज का दिन है या ऐसा कुछ, तो उस वक्त में सब अपने ऑफिस में होता है या घर में स्कूल में होते हैं। तो सब रंग वगैरह लगाने लग जाते हैं उसी टाइम से, स्कूल की सारी चीजें छोड़ के, और सब छुपा छुपा के लेकर आते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल देना और ये सारी चीजें करते हैं। अंतिम दिन बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जहाँ बहुत धूमधाम से होली बहुत पहले से मनाई जाती है, वहाँ तो चलता रहता है। आगे वाले बच्चे के ऊपर जो अपना दोस्त होता है उसके ऊपर खूब, तब तो अब आजकल तो बहुत जमाना बदल गया। ये जो ना पायलट पेन जो है ना, वो ठीक नहीं है। इंक पेन का जो जमाना था और ही था, वो अपना रंग लेके जाना ही नहीं पड़ता। अब ये देखिए ना, दामाद जी जो थे जी, इनको कहाँ मिलेगी आज के तारीख में, ना नीली स्याही मिलेगी, ना लाल मिलेगी, ना काली। बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनको। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसलिए सब अपने अपने घर में एक इंक की बोतल रखें कि कहीं बाय चांस अगर होली के दिन अगर उनके पास रंग नहीं रहा और दामाद घर में आए, ना इकट्ठा करें स्याही दामाद, लाल कलर की रखें, क्योंकि काला ज्यादा अच्छा नहीं लगता हर बार। तो इस बार लाल अपनी पसंद के हिसाब से कलर चुन सकते हैं। चलिए, लेकिन ये जो है कि स्याही वाली बात ये बहुत होती थी। कभी कभी गुस्से में भी कर दिया जाता था, कभी कभी रंग नहीं होता था, मन होता था लगाने का तो ऐसे से छिड़क दिया जाता था। अच्छा नेहा, उसकी डिजाइन बड़ी अच्छी आती थी, मतलब उसमें भी एक तरीका होता था कि आप बढ़ते हुए बूंदों से छोटा होता था, ऊपर से नीचे डाला कि कभी क्रॉस बना दिया जाता था, तो इस तरीके का मजा ही कुछ और था। स्याही तो हमने शायद लिखने से ज्यादा इस तरह से बर्बाद की है, क्योंकि अच्छा, मुझे लगा कि बोलोगे इस्तेमाल की। नहीं, हम भी ऐसे थोड़ा सा उसी राह में निकले हुए लोग हैं। तो हमने भी जैसे पेपर में स्याही छींट के अगर आपने बंद कर दिया तो बड़ा दोनों को मिला दे तो बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन बन जाते थे। अच्छा, वैसे होते थे ना जिनकी, जैसे अक्सर हम ही लोग कहते हैं कि भाई कुछ उम्मीद मत रखो, कुछ उम्मीद मत रखो, तो उसमें भी बिना उम्मीद के कुछ अच्छा सा निकल आता था। कुछ ना कुछ अच्छा ही बनता था, जो भी मॉडर्न आर्ट टाइप का कुछ अच्छा सा बन जाता था। तो ऐसा लगता था कुछ तो बड़ी चित्रकारी कर ली है। तो कई दिन सहेज के भी रखते थे उसको। बड़ा प्यारा सा चुटकुला याद आ रहा है। जी बताइए, होली का मौका है। जन के घर में ऐसे ही लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कि अरे आपकी जो है ये बहुत सुंदर मॉडर्न आर्ट बनाया है आपकी वाइफ ने। जी बोला नहीं वो हमारी, अरे सॉरी, उन्होंने हमारी बेटी ने बनाया था। जी जी। उन्होंने, अरे आपकी बेटी ने मॉडर्न आर्ट बड़ी सुंदर बनाई है। मतलब अलग अलग आकार में, अलग अलग आकार भी था, नाप अलग थी,
कहीं भी थी, दीवार में कहीं इधर टंगी है, कहीं उधर टंगी है। उनका नहीं नहीं, ऐसा है कि कोई मॉडर्न आर्ट नहीं है, ये मेरी बेटी की चूना खाने की आदत है, हमने सिर्फ फ्रेम लगा दिया उसी आप तो ये भी एक अलग तरह की कला है। हाँ, कला जो सबको नहीं आती, जिनको आती उनकी जाती नहीं जल्दी आसानी से बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन हम एक गीत अब सुन लेते हैं, क्योंकि थोड़ा मॉडर्न आर्ट ज्यादा हो रहा है। होली की कई अच्छी बातें हमारे सब लिख के भेज रहे हैं। किसी ने बताया कि उन्होंने भी मॉडर्न आर्ट किया हुआ है। हाँ तो भाई जबरदस्त। वो कह रहे हैं कि 8-10 बार मोड़ देते थे और बड़े अच्छा लगता था। तो सबने किया है वही सब बातें। चलिए ठीक है। किसी को बिल्कुल होली पसंद नहीं है, किसी को बहुत पसंद है। किसी ने कह दिया कि हमारे एग्जाम सिर पर था। किसी ने कोई कह रहा है कि भाई गुलाल से एक टीका है, स्कूल में ब्लू और रेड पेन से होली खेलते थे। मुझे होली ज्यादा पसंद नहीं थी। वो सात्विक होली है कि बस एक टीका वही माथे में लगाना, छोटा सा लगाना। नहीं, आगे लिखा है रेड पेन से होली खेलते थे। पेन से होली तो हल्की फुल्की नहीं हो सकती। वो हम लोग सोच रहे वो वाला मॉडर्न आर्ट वाली होली होगी वो।
पेन से खेला तो मॉडर्न आर्ट वाली होगी ना, हाँ, स्याही वाली मॉडर्न आर्ट वाली होगी, बिल्कुल। वो ऐसी सात्विक वाली नहीं हो सकती, सात्विक नहीं हो सकती, वो तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी खुद पता नहीं होता पेन को। वो तो आपको कैसे पता होगा? ये तो हमको भी ये लगता है कि जब जो लोग कहते हैं ना कि हमें तो भाई नहीं हमें सिर्फ एक टीका लगाइए, वो मन ही मन ये चाहते हैं कि सामने वाला उनको बहुत सारा रंग लगा दे अपनी मर्जी से, और अगर सामने वाला ऐसे छोटा सा लगा के चला जाता है, जैसे कि हमारे साथ हुआ ना, हम चाहते थे हमें रंग लगे पर किसी ने लगाया नहीं। तुमने बहुत अच्छा कपड़ा पहना रहा होगा। हाँ, अब तो याद नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम हम बहुत ही ऐसा कपड़ा पहन के जाएंगे जिसका हो सकता है कोई इसलिए भी ना लगा कि इतना रद्दी कपड़ा नहीं पहनना। बड़ा ये सामने रंग जिसके हाथ में उसका मूड क्या है, उस पे सब निर्भर करता है। तो सामने वाला ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रखिए। हो सकता है कोशिश करें आप कि 1-2 दिन पहले उनको घर पे बुला के आप अपना जो है ना मंशा है आपकी वो जाहिर कर दें, कपड़े पसंद करवा कौन सा पहन के आएंगे तो आप रंग लगाएंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि मतलब 3-4 रख दीजिए, और नहीं वो जैसे फिल्मों में नहीं सुनाते हैं कि देखिए मैं अपने दोस्त के घर जाना है मुझे, तो मैं कौन सा कपड़ा पहनूं कि वो लगाए रंग, तब उनकी इच्छा आपको धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से पता चल सकती है। लेकिन अब ये ऐसा है कि प्रत्यक्ष रूप से आप बता दीजिए कि हम लोग क्या क्या व्यंजन बताने वाले हैं। जी, सबसे पहले अगर होली की बात करें तो हम बताने वाले हैं ठंडाई के बारे में, क्योंकि ठंडाई तो बनती ही बनती तो होती ही नहीं है होली जी। तो ठंडाई बनाने के लिए वैसे तो ठंडाई रेडीमेड भी आती है, लेकिन अपने हाथ से बनाए तो क्या ही बात है, ऐसा सब बोलते हैं। तो बिल्कुल ही ना रेडीमेड चीजें लाएं और ना ही पिलाएं, और इतने ही बनाएं कि आप अपने से परिवार वालों तक सीमित रखें जी। अब इस बार किसी को बुलाएं ना कहीं जाएं, और होली भी अपना खुद ही खेलें। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी होली में अपना खुद ही रंग लगा लेते हैं, जैसे कि हम जी कोई रंग नहीं लगाते तो आप खुद आके रंग लगा लीजिए, क्योंकि फोटो भी डालनी होती है हमें। अच्छा, सेल्फी डालना है क्या? तो इसके लिए हमें रंग लगाइए खुद को और सेल्फी डालिए, परिवार के लोगों को लगाइए। अच्छा, लेकिन इसका उल्टा भी हो रहा है, आपको पता है? लोग खूब अच्छे से लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, घूम रहे हैं, और कहीं भी कोई फोटो नहीं डाल रहे हैं। तो कृपया ऐसी चोरी आप ना करें, ये कोरोना है, आप ऐसे वैसे ना घूमें। ये तो वैसे हो गया कि पढ़ाई करने बैठे और सो गए और बोले हमने पढ़ाई कर ली, बाद में परीक्षा का नतीजा आता है। तो इस तरह से जो बेईमानी अगर हम करते हैं, मान लीजिए, तो ये बेईमानी हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। लेकिन ठंडाई बताने की विधि नेहा बता रही हैं। ठंडाई बताते हैं। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए 3 छोटी कटोरी बादाम, 1 छोटी कटोरी काजू, 1 छोटी कटोरी सौंफ, आधा छोटी कटोरी मगज यानी तरबूज के दाने, आधा छोटी कटोरी तरबूज के बीज, जी, आधा छोटी कटोरी काली मिर्च, 1 छोटी कटोरी पिस्ता, 1 कटोरी खसखस या जिसे पोस्ता भी कहा जाता है, पोस्ते का दाना जी, 4-5 हरी इलायची, 5 ग्राम केसर, 1 गिलास गर्म पानी, 3 टेबलस्पून गुलकंद, और मिक्स करने के लिए मिक्सी का जार चाहिए हमें। अच्छा जी, और चाशनी अगर हमें बनानी है तो बड़ी कढ़ाई में 300 ग्राम चीनी, 250 मिलीलीटर पानी और 1 चुटकी केसर, और साथ में 150 मिलीलीटर पानी वाला दूध हम मिला सकते हैं। अच्छा। अब इसे बनाने के लिए, ठंडाई बनाने के लिए 1 कटोरी में बादाम, काजू, सौंफ, मगज, काली मिर्च, पिस्ता, खसखस, इलायची और केसर डाल दीजिए, और इस कटोरे में गर्म पानी डालिए। गर्म पानी डालने से ये सब मेवे सब भीग जाएंगे जल्दी से, और इनको 4 घंटे तक पानी में डाल के रखना है हमें। फिर ठंडाई बनाने के लिए इन भीगे हुए मेवों को मिक्सी के जार में डाल के पीस दें, और उसमें गुलकंद भी साथ में डाल दें। अगर आपके पास गुलकंद नहीं है तो आप गुलाब की सूखी पंखुड़ियां डाल सकते हैं, या फिर ताजी पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं। गुलकंद भी बाजार में मिलता है, अगर आपके पास पहले से रखा है जी तो ठीक है, नहीं तो गुलाब की ताजी पंखुड़ियां भी आप डाल सकते हैं। बिल्कुल, और इसको पीस कर आप बारीक पेस्ट बना लें। ठंडाई के लिए जब पेस्ट बन गया है तो अब चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में चीनी, पानी और केसर डालकर तेज आंच पर चीनी घुलने तक उसको पकाइए। जैसे ही चीनी घुल जाए इसमें तैयार किया हुआ ये वाला पेस्ट डाल दें, और 15 मिनट तक मीडियम आंच पर आप इसको पका दीजिए। और इसके बाद ये ध्यान रखिए कि चाशनी में पेस्ट डालने के बाद 7-8 मिनट के बाद ये उफनने लगता है, तो उस पे ध्यान रखिए ताकि वो पूरा गिर ना जाए, आने लगे। मेहनत पूरा ना गिर जाएगा, मतलब नहीं कि थोड़ा गिरना है, नहीं बिल्कुल थोड़ा भी ना गिरे, एक बूंद भी हमारा ठंडाई जानी नहीं, बहुत मेवा पड़ा हुआ है जी। 7 से 8 मिनट के बाद मिश्रण बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, तो उसको थोड़ा पतला करने के लिए आप 150 मिलीलीटर पानी डाल के अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर 15 मिनट में ठंडाई का ये मसाला तैयार हो जाएगा। कढ़ाई को आंच से हटा लीजिए, ठंडा कर लीजिए, और ठंडाई के मसाले को ठंडा करने के बाद इसको आप बॉटल में डालकर स्टोर कर सकते हैं। और इसको अगर आपको इसको किसी को पीने के लिए जब ठंडाई देना है तो एक पतीले में 1 कड़छी ठंडाई में 2 गिलास दूध डालकर अच्छी तरह से इसको मिला लें, और इसको गिलास के ऊपर डालें।
4-5 आप आइस क्यूब डाल सकते हैं अगर आपको वो खाना है तो। खाना है तो नहीं, या ठंडा करना है तो। जी जी। तो ये हो गई हमारी ठंडाई तैयार। आइस क्यूब खाने के लिए नहीं होती है, वो ठंडाई को ठंडा करने के लिए होती है। नहीं, लेकिन कोई कोई उसे खा लेते हैं, हम लोग बताते नहीं है। नेहा, तुम अपनी बातें यहाँ न लगाओ। ठीक है मैम। अच्छा देखो, ऐसा है कि ये जो है नेहा तुमने बताया, ये हम अपनी सखियों को बता दें कि अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं, इसको आप रखना नहीं चाहते, तो उसी अनुपात में सारी चीजों की मात्राएं कम कर लें और इसको उबालने की जरूरत नहीं है। मेवे आप रात में भिगो कर रख लें, सौंफ आदि जो भी चीजें हैं, और तब उसको मिक्सी में पीस कर तुरंत ताजे मतलब उबाल कर ठंडे किए हुए सामान्य तापमान के दूध में मिलाकर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और चाशनी बनाने की फिर तब आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे दूध में शक्कर घोल कर भी बना सकती हैं। तो ये भी तरीका है, या चाहे तो आप सामान के साथ चीनी पीस भी लें, शक्कर पीस भी सकती हैं। तो ये भी एक तरीका है। और ये जो तरीका है वो है कि आप इसको बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये तो हो गई ठंडाई की बात। और बहुत सारे हमारे साथी लिख रहे हैं कि पहले जलने की पहले वाली बात नहीं रह गई, होली जलने की। जैसे तुमने कहा ना कि सब लोग इकट्ठा जाते थे, पहले सारे परिवार मिलके होली की पूजा करते थे, फेरे लगाते थे, तब सब लोग दूर से ही दर्शन कर लेते हैं। अब सब लोग दूर से दर्शन करते हैं। और धुलंडी की भी पहले वाली बात नहीं रही। पहले एक बच्चे को तख्ते पर बिठाया जाता और दूल्हे की तरह ले जाया जाता था और कलर डाला जाता था, और सब बच्चे घर घर में से पैसा मांगते थे, जिसको त्योहारी कहते हैं। तब बड़ा मजा आता था। मैंने तो कभी होली खेली नहीं, पर मैंने देखा जरूर है, बहुत मजा आता था। अब वो वाली बात नहीं रही। तो भाई देखिए, ऐसा है ना कि पहले वाली बात लाना आप सबके हाथ में है। आप पहले भी नहीं खेलते थे, अब भी नहीं खेलते हैं, भाई क्यों? ऐसा है कि खेलिए, और जब खेलेंगे तो पहली वाली बात भी आ जाएगी। अब किसी और ने लिखा है कि मैं होली के दिन एक कमरे में बंद रहता हूँ, संगीत सुनता हूँ, रंग से मुझे प्यार तो है, पर आज केमिकल के कारण रंगों का जो दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उस रंगों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रह रहे हैं, और मतलब आप खुद भी बना सकते हैं ना। रंग सब बनाते, बहुत से लोग अपना रंग खुद बनाते हैं। उसका अरारोट का एक पाउडर बनाते हैं, उसमें रंग मिला सकते हैं और बहुत चिकना बनता है। वहीं एक चीज और है कि भाई हम लोग को तो यही करते हैं, और आज भी यही करते हैं कि खूब अच्छे से तेल लगा लेते हैं पूरे बदन में, फिर रंगों का उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, इससे प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, फिर मन भी एकदम खुश हो जाता है। जी, बहुत से लोगों को हम ऐसे जानते हैं जो होली के दिन वो एक काम करते हैं कि वो अपने घर में दरवाजा तो बंद करते हैं, फिर भी अगर परिचित आ जाएं तो भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो पलंग के नीचे जाके छुप जाते हैं, वहां सोते हैं। वो हमारे एक परिचित हैं, वो ऐसा किया करते थे, हमने उनको देखा और हमें पता था वो वहां सोते हैं, तो इसलिए हम वहीं उनको रंग डाल देते थे। छोड़ा तो तब भी नहीं जी। और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी रंगों का रास है होली। हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियां भर देती है, बस इसलिए खास है होली। हैप्पी होली। वाह। तो सभी होली के मूड में आ चुके हैं, सबको लग चुका है, क्योंकि त्योहार बस आ ही गया है। अभी बस यूं कदम रखा और त्योहार में पहुंच जाएंगे हम होली में। और सबने रंग वगैरह तो सब ले ही आए हैं, घर घर में खेलना है अपने अपने घरों में, लेकिन फिर भी रंग तो लगाना ही है। अच्छा, एक बात और कि ये जो है ना, जो हमने अभी रंगमंच की बात बताई, उसके बारे में ये बता दें कि कल 7:45 पर विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध रंगकर्मी पूर्वा नरेश से हम एक खास बातचीत सुनवाएंगे। वहीं दिन में नाट्य तरंग में खास नाटक होगा, विविधा में बहुत विशेष कार्यक्रम होगा, आज भी कल सुबह भी। तो कार्यक्रम सुनते रहिएगा। और 29 तारीख को, यानी जिस दिन रंग खेला जाएगा, उस दिन सखी सहेली बड़ा रंगीन होगा, वो जरूर सुनिएगा आप। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बता दी है। और सबको ये सारी चीजें सुने, होली की तैयारियों में रहें और अपने अनुभव हम तक बांटे। तब तक एक गीत हम सुनवा देते हैं। सजना जियरा मोरा लहराए रे।
जब होली में रंग खेलते भीग जाते हैं तो ऐसे ही खुद को हम किसी ना किसी हीरोइन या हीरो की तरह समझते हैं। वो एक तस्वीर आती है जिसमें कहते हैं कि अगर रंग लग जाते हैं तो हम फोटो जब खिंचाते हैं तो हमें लगता है कि हम ऐसे दिख रहे हैं। बड़ी सुंदर सी तस्वीर है। हाँ, और उसके बाद वो दिखाते तो एक बंदर की उन्होंने तस्वीर साथ में लगाई कि दिखते तुम ऐसे हो फोटो में। तो वैसे ही लगते हैं हम। पर वैसे एक बात और मजेदार है, ये तो चलो होली के दिनों की बात है, लेकिन अक्सर अक्सर क्या हमेशा ही हमें लगता है जब फोटो देखो तो लोग ऐसे देख के कहेंगे हमारी फोटो अच्छी नहीं आई है, ऐसा लगता है सामने से और बहुत सुंदर होंगे, जबकि पता नहीं क्या होता है। मतलब आप हर इंसान ये सोचता है कि उसकी फोटो अच्छी नहीं आई वो है। एक तरह का ऐसा नहीं होता आता है कि वो कैमरा ऐसा क्यों नहीं आज तक बना कि आपको देखकर लगे कि नहीं मेरी फोटो में जैसी हूँ वैसी मेरी फोटो आई है, या मैं जैसा हूँ वैसी मेरी फोटो आई है। हमारी असंतुष्टि की भावना ऐसे मन में मतलब पनपती रहती है। हमारे एक परिचित हैं, वो वीडियो बनाती हैं कई बार। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम देखते तो कैमरे को हैं, लेकिन कैमरा हमारी नजर घुमा देता है। अच्छा। तो वो क्योंकि वो वीडियो में कभी देखती भी नहीं, नजर नहीं आती, तो उनका एक ये है कि हम देखते तो कैमरे को ही है, लेकिन कैमरा घुमा देता है। नाच ना आवे आंगन तो टेढ़ा। कैमरा भी किसी किसी का दुश्मन होता है, वो अच्छी फोटो नहीं खींचता, उसे पता चल जाता है ये सामने खड़ा है, अब हम ऐसे घूम जाएंगे ऐसा। अच्छा। लेकिन गर्मी का जो मौसम है ना, उसमें कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिससे कि हमें प्यास कम लगे? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि भैया कितना लीटर पानी पीना चाहिए रोज, कम से कम? पानी पीते पीते 2 लीटर 2.5 लीटर तो हमें पीना ही चाहिए कम से कम। कुछ भी ज्यादा पीना नहीं, ज्यादा है ये। तो मतलब जो भी एक निर्धारित मात्रा बताई जाती है, कुछ लोगों को प्यास कम लगती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लगती है, तो इनका तो जिनका ज्यादा लगती है उनका तो कोटा पूरा हो जाता है बड़ी आसानी से, लेकिन जिन्हें कम लगती है उन्हें बड़ा क्षोभ सा होता है कि अरे हम क्या करें, अभी हमें तो प्यास ही नहीं लग रही है, और पानी ज्यादा पियो तो ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी। तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाकर जिन्हें हम खाते रहें तो ये हमारे शरीर की पानी की पूर्ति होती रहेगी, है ना? बिल्कुल। इनमें दही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दही को अगर हम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसको अगर खाते हैं तो दही में हमें 85% जो मात्रा होती है वो पानी की होती है, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि शरीर के लिए अच्छे हैं, प्रोबायोटिक जिन्हें कहा जाता है। तो इस आप जब इसे पीते हैं या दही को खाते हैं, लस्सी, दूध या किसी भी रूप में, जी नहीं, दही जैसे कि है, छाछ बना सकते हैं, या आप सीधी सादी दही भी बिना कुछ शक्कर या बिना नमक डाले भी आप खा सकते हैं, और आप चाहे तो छाछ बना लें या चीनी शक्कर मिला कर भी पी सकते हैं उसको। इससे पानी की कमी पूरी हो जाती है। बहुत अलग अलग ढंग से खीरा उसमें डाल लिया तो चलिए सोने पर सुहागा हो गया। और होली में दही बड़े बनेंगे ही, इसीलिए बनते हैं होली में दही बड़े। तो खाने की ऐसे हम बात करते हैं चाहिए, तो इसमें प्रोटीन, विटामिन बी और कैल्शियम भी मिल जाता है, साथ ही साथ पानी के साथ साथ, और देखने में सफेद भी है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 89% तक पानी होता है ब्रोकली में, और ये न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, और इसमें इसकी प्रकृति जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी सूजन आदि जो होती है उसको दूर करने का ये सहायक होती है, जिस कारण से ये गर्मी में होने वाली एलर्जी से बचाव करती है, क्योंकि जो गर्माहट जो होती है शरीर की उसको कम करती है। तो जाहिर है कि गर्मी से होने वाले जो कभी कभी चकत्ते निकल आते हैं गर्मी से एलर्जी में, तो वो उससे आप बच सकते हैं। और इसमें आप सलाद के रूप में खा सकते हैं, हल्का सा सौते करके भी लोग खाते हैं, या कुछ ऑलिव ऑयल आदि ऊपर से मिलाकर खाते हैं, और इसकी सैंडविच आदि भी बना सकते हैं, टोस्ट के साथ भी हल्का तलकर भी इसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और सब्जी तो बनती ही है भाई, जैसा सब्जी बनती है ब्रोकली यानी हरी वाली गोभी, वही है ना, हम इससे कंफर्म कर रहे हैं। ब्रोकली हरी वाली गोभी ही है, और इसे बड़ी अच्छी तरह से खाया जा सकता है, अच्छी भी लगती है खाने में कभी। और इसके अलावा सेब कभी कभी अच्छी लगती है जी, और सेब भी हम खा सकते हैं। सेब में भी 86% पानी होता है, साथ ही साथ इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है बड़ी मात्रा में। तो आप इसे सेब अगर खाते हैं तो आपका पेट भरा हुआ आपको लगता है, और जैसे बोलते हैं ना कि खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना है, डाइट में जाना है, तो सेब खाइए बड़ी अच्छी तरह से। पानी भी ये रोक लेता है, शरीर में पानी देता भी है। एक इसका अपना प्राकृतिक नमक होता है वो मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है, और तो मिठास भी रहती है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत प्यास लगेगी बाद में, इससे बहुत संतुष्टि मिलती है। अगर आपको बहुत बार बार प्यास लग रही है, कहीं आप जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा नाश्ता जो हम बनाते हैं, यानी जैसे कि कुछ भी नमकीन या कुछ भी ऐसा नाश्ता, सैंडविच आदि है, पकौड़ी है, कुछ भी ऐसा नाश्ता, उससे बेहतर है कि आप एक सेब खा लेंगे तो आपको बहुत देर तक प्यास नहीं लगेगी। कहते हैं ना, एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहिए। डॉक्टर से दूर रहिए, और आप खुद डॉक्टर हो तब
तब आप सेब खाइए, दूसरे डॉक्टरों से दूर रहिए। ऐसे ही सलाद के पत्ते में जल तत्व लगभग 95% होता है। वैसे भी पत्तेदार जो भी चीजें होती हैं उसमें हम देखते हैं कि अगर आप वैसे भी देखिए पालक के पत्ते को अगर आप काट के रख दें तो उसमें से पानी अपने आप निकलने लगता है। तो जो खाने की बात है तो कच्चे सलाद के पत्ते हम खाते हैं, सैंडविच में इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं हम, और प्रोटीन और ओमेगा 3 से ये भरपूर सलाद के पत्ते जो होते हैं इसमें फैट नहीं होता है और कैलोरी भी बहुत कम होती है। तो अगर आपको मोटापे से बचना है यानी मोटा नहीं होना चाहते हैं और हैं तो कम होना चाहते हैं तो इसका प्रयोग अधिक मात्रा में करें। और साथ ही साथ चावल भी खा सकते हैं। तो जो पके हुए चावल, कच्चे नहीं, पके हुए चावल यानी कि जिसे हम भात कहते हैं, जी, वो गर्मी में वो भी बड़े फायदेमंद होते हैं। 70% इसमें जल तत्व होता है, पर्याप्त मात्रा में इसमें आयरन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कहते हैं कि एक कटोरी चावल अगर आप रोज खा लें तो अच्छा रहता है सेहत के लिए। और एक इसका फायदा और है, बताइए क्या? बहुत जबरदस्त, बताइए। बहुत बढ़िया नींद आती है दिन में। तो ये जिसको नींद नहीं आती वो भी खा लें, जिसको आती है और अच्छी आएगी जिसको आती है वो भी खा लें, खाएं जरूर। लेकिन खैर शरीर में पानी की जो जरूरत है उसका ख्याल रखें। इन सब के साथ साथ हमारे सभी दोस्त ये जानते ही हैं कि जो इस समय मौसम के फल जो होते हैं, प्रकृति ने स्वयं ऐसे चीजें बनाई हैं, गर्मी में ऐसे फल बनाए हैं जो हमें प्रचुर मात्रा में पानी देते हैं। जो भी है, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, ये जो चीजें सलाद की चीजें हैं उन सबको खूब खाइए। सस्ते भी मिलते हैं जब मौसम में होते हैं, तो मौसम के फलों पर और अच्छे भी लगते हैं। मौसम में जब मिलते हैं तो उनका स्वाद ही अलग होता है। बाकी वक्त में वो अलग मिलते हैं क्योंकि रखे हुए कोल्ड स्टोरेज वाले, तो वो ना करें और खूब अच्छे से आम भी खाना चाहिए। आम में काफी आयरन होता है। आम के बारे में आप बता नहीं रही हैं, आम खाना बहुत जरूरी है। जो वो पका हुआ आम होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, और कच्चे आम का भी पना बना कर पीना चाहिए, खट्टा खट्टा, बड़ा अच्छा लगता है। नेहा को बहुत पसंद है जी। तो इस तरह से आम के पन्ने की रेसिपी हम बता देंगे, पर गीत सुनवा देते हैं ना। लेकिन बता देंगे, लेकिन आप खाइएगा जरूर और पका हुआ आम जरूर खाइएगा, इससे आंख की रोशनी भी अच्छी होती है। आजकल पपीता भी आ रहा है, उसको भी जरूर खाइएगा, लेकिन उसको आम समझ के मत खाइएगा और आम को पपीता समझ कर मत खाइएगा। हम गीत सुनवाते हैं जी। रूठ गए सैया, रूठ
तो जैसे हमने रेसिपी के बारे में बात करी थी कि आम का पन्ना बड़ा अच्छा होता है, हाँ। तो हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है क्या कि उन्होंने सखी सहेली में ही एक ठंडा पेय की रेसिपी उन्होंने सुनी थी, जो किसी श्रोता बहन ने उन्होंने भेजी थी और कार्यक्रम में उन्हें बताया गया था, तो वो आज भी बनाती हैं उसे। उसकी रेसिपी है कि सौंफ, हरी धनिया की पत्ती और चीनी, इन सबको मतलब सौंफ और हरे धनिया को वो पीस लेते हैं, और चीनी की सहायता से उसको चीनी उसमें घोल लेते ताकि मीठा लगे, और उसके बाद उसको छान कर आप पी सकते हैं पानी में घोल करके। बिल्कुल पी सकते हैं, और बहुत पेट के लिए बहुत मुफीद ये चीज है। और आज इसके साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महादेवी वर्मा जी का जन्मदिन है। महादेवी वर्मा जी, जो कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ जो 4 माने जाते हैं उनमें से एक है। हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद युग की तुमने जैसा कहा कि उसमें से एक है, और आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। बिल्कुल, तो उन्हें इस तरह से बहुत अच्छी-अच्छी चीजें उन्होंने लिखी, और कहानियां जब वो लिखा करती थी, कविता के क्षेत्र में तो उनका बहुत नाम है। कहानियां जब वो लिखती थी तो जानवरों की, जो गिल्लू जो उनकी एक कहानी है, बहुत ज्यादा गिलहरी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वो जानवरों को इस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। उसके बारे में जो चित्रण है वो भी बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ने में भी बड़ा अच्छा आनंद देता है। वैसे भी क्योंकि उनका दिल वाकई उसी तरीके से बहुत कोमल हृदय की वो वाली कवयित्री थी जी। तो जैसा कि उन्होंने खुद देखा है, जो किया है, मतलब जैसा जिया है जिंदगी, उन्होंने वैसे ही अपने उसमें लेखनी में उसको उतारा है। और उनके बहुत सारे गीत भी संकलित किए गए हैं, है ना। काव्य संकलन प्रकाशित हुए ऐसे ही, जैसे आत्मिका, परिक्रमा, संथिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा, और आधुनिक कवि और उनके जो संस्मरण थे, पथ के साथी, मेरा परिवार, या रेखा चित्र भी उन्होंने लिखा, अतीत के चलचित्र, निबंध भी लिखा करती थी। जी, बिल्कुल। और ललित निबंध में क्षणदा उनका एक बहुत ही चर्चित है। तो इस तरह से उन्होंने बाल कविताओं के भी उन्होंने संकलन प्रकाशित हुए हैं, जैसे ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, इस तरह की उन्होंने काफी कविताएं, काफी रचनाएं उन्होंने अपने समय में लिखी, और इस तरह से लिखी जो प्रेरित करती है हमें आगे जाने के लिए। तो उन्होंने हिंदी कविता को ब्रजभाषा की कोमलता दी, और छंदों के नए दौर के गीतों का भी भंडार दिया है हमारे हिंदी साहित्य को, और वहीं भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति भी दी है। तो बहुत कोमल हृदय वाली थी, और भाषा, साहित्य, दर्शन तीनों क्षेत्र में ऐसा उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है कि हम सब उनसे बहुत प्रभावित हैं, और आने वाली पीढ़ी भी इस तरह से उन्हें याद करेगी और प्रभावित तो है ही। और उनका जो लेखन था वो भाव प्रधान था, तो वो जो भी वो लिखती थी इतनी भावना के साथ जो होता था, वो वैसा का वैसा ही हम तक पहुंचता था। और अब जब हम बात कर रहे हैं होली की, देखिए कार्यक्रम में भी इतने सारे रंग अलग अलग मिल गए, साहित्य हो या नाटक के बारे में भी हमने, गांव की बातें भी आ गई, किस तरह से होती हैं सारी चीजें। तो होली के गीत, देखिए अभी होली आने वाली है, लेकिन तैयारी तो हो चुकी है ना, तो एक गीत तो होली का बनता है, चलना होली का गीत सुनाएंगे। अच्छा, सुन लेते हैं। होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। होली है, होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। अरे कृष्णा के हाथे कनक पिचकारी, कृष्णा के हाथे कनक पिचकारी, राधा के हाथे अबीरा, होली है, राधा के हाथे अबीरा, बिरज में होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला, बिरज में होली खेले नंद लाला।
छोटी छोटी नारी गजब नैना डंपा काहे को होली है। छोटी छोटी नारी गजब नैना डंपा काहे को। चंपा को बजाए मेरो मन को लुभाए, चंपा को बजाए मेरो मन को लुभाए। होली खेलेंगे संग तोरे अंगना डंपा काहे को होली है। होली खेलेंगे संग तोरे अंगना डंपा काहे को। डंपा काहे को बजाए करे खाए दिया डंपा काहे को। मेम साहेब आए बंधन के साहेब आए बंधन के। मेम साहेब आए बंधन के साहेब आए बंधन के। आगे आगे मेम साहब पीछे फिरंगिया। आगे आगे मेम साहब पीछे फिरंगिया। सोडा की बोतल बगल में सोडा की बोतल बगल में दबाए साहेब आए बंधन के। जी घुंघरदार तेरा बाल घुंघरदार घुंघरदार तेरा बाल होठ तेरे लाल लाल सेब जैसा गोल गाल सारे विलायती माल। तो होली हो गई जी। तो अब होली बिल्कुल नहीं हो गई, रविवार को होली है। हाँ, होली तो अभी आने वाली है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिन जिन फिल्मों के गीत हमने आपको सुनवाए उन गीतों के बारे में बता दें। फिल्मों के बारे में सुजाता फिल्म का पहला गीत हमने आपको सुनवाया था, उसके बाद प्रोफेसर फिल्म का गीत सुना, फिर सरफरोश फिल्म का गीत आपको सुनवाया, मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गीत, उससे तुरंत पहले हमने गेस्ट हाउस फिल्म का गीत सुनवाया था, और अब जो गीत आपको सुनवाया है होली का वो राही फिल्म का था। और अब वक्त ऐसा हो चला है कि हम सभी को देते हैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और 29 तारीख को जरूर सुनिएगा सखी सहेली सोमवार को। तब तक के लिए रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।